नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी एग्ज़ाम माथे पर है तो एंग्जाइटी का लेवल आसमान छू रहा होगा। ऐसा भी लगता होगा कि जो पढ़ रहे हैं दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, जो रिवाइज कर रहे हैं वो जा नहीं रहा है, और जो पढ़े हैं पता नहीं याद है कि नहीं है। तो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी 1 महीना या 10 दिन 15 दिन से तैयारी लोग कर रहे हैं, आपसे करबद्ध विनती ये है कि आप इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि आप वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कहीं जाकर मैराथन सेशन करिए, वहाँ पे हो सकता है आपका कुछ काम बन जाए, यहाँ पर आपका काम नहीं बनने वाला है। इस वीडियो को वही देखें जो कम से कम 3 महीना से तैयारी किए हैं, क्योंकि उसको हम लोग थोड़ा सीरियस कैंडिडेट मानते हैं। इसका मतलब आपने इस एग्ज़ाम के निटी ग्रिटी को आप समझते हैं और ये एग्जाम आपके लिए है। पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे हम लोग 2-3 आयाम को देखेंगे कि जिस तरह से चेयरमैन का ट्वीट आ रहा है, उस ट्वीट में क्या है। उस ट्वीट में एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है कि पेपर जटिल होगा तब क्या होगा। पैटर्न चेंज है तो डर होना भी स्वाभाविक है। अगर आप डर नहीं रहे हैं तो ये भी गलत बात है। इट मीन्स यू आर टेकिंग इट एज फॉर ग्रांटेड। तो फियर साइकोसिस है, पर फियर को हावी भी नहीं होने देना है। तो हम लोग ये पहले देखेंगे कि पेपर टफ बन कैसे सकता है। अगर हमको ये पता है कि पेपर टफ इस सेगमेंट से बन सकता है तो अभी भी 5 दिन 6 दिन वक्त है। हम उस सेगमेंट को थोड़ा सा फाइन ट्यून अप करेंगे ताकि अगर पेपर टफ है तो हम अपना काम कर ले, क्योंकि थोड़ा सीट कम है तो हमको तो अपना एग्जाम निकालना है। कट थ्रोट कंपटीशन है। तो पहले इस चीज को हम स्टार्ट करें। आपको हम एक सिंपल एनेक्डोट देना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण का कद अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे, एंशिएंट टेक्स्ट में देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का कद ये है कि जब भगवान शंकर श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो अपना खड़ा बाहर उतार कर आते हैं। अगर ब्रह्म जो इस सृष्टि के निर्माण करता है वो जब श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, बाहर अपना खड़ा रख कर मिलने आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से इतने बड़े बड़े लोग इतना सम्मान से मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दासी कौन है? राधा। राधा किसकी अवतार है? लक्ष्मी की अवतार है। भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा है। सुदामा किस चीज के प्रतीक है? सुदामा दरिद्रता के प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की दासी कौन? राधा, जो लक्ष्मी की प्रतीक। आप समझिए कि हिपोक्रेसी का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि इस व्यक्ति का परम मित्र एक ऐसा दरिद्र व्यक्ति है जो खाने खाने को तिल तिल के लिए मोहताज है। तो एक बार राधा बोलती है कि आपके जो मित्र हैं इतनी दरिद्र हैं, आप बस मुझे एक बार इशारा कर दो, मैं इतना सुख संपत्ति और वैभव से भर दूंगी कि आपके मित्र को कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं सुदामा को तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक सुदामा के अंदर चाह नहीं हो। बहुत बड़ी बात है, एक सिंपल सा लाइन है। भगवान कहते हैं कि मैं तब तक अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर चाह नहीं हो, तमन्ना नहीं हो, आग नहीं हो वैभव की। एक बार उसके अंदर चाह हो जाए, मैं उसको दुनिया की सारी संपत्ति दे दूंगा, दुनिया का मालिक बना दूंगा उसे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर चाह नहीं होगा, ललक नहीं होगा, तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करते। भगवान तो अपने परम मित्र की मदद नहीं करते। तो आपका नसीब आपका क्या साथ देगा? आपका भाग्य आपका क्या साथ देगा? क्योंकि जब तक आपके अंदर चाह होगा, ललक होगा, तो एक जुनून पैदा होता है अपने मंजिल के लिए, अपने मकसद के लिए। फिर 12 फरवरी आपको डराएगा नहीं। 12 फरवरी एक उत्सव के रूप में रहेगा, क्योंकि वो मंजिल पाने का पहला आयाम होगा, पहला सीढ़ी होगा, पहला दस्तखत होगा आपके आयाम पाने का, मंजिल पाने का। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, क्यों इसके पीछे अगर आप लॉजिक देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर चाह है, अगर आपके अंदर ललक है, तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आपके अंदर जुनून होगा। एक जुनून होगा, एकदम मतवाले रहेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति, आप एकदम दीवाने रहेंगे, जुनून आप पर सवार रहेगा। और एक लाइन भी है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो चाह है, ये ललक है, इसको बनाए रखिए और इसको उत्साहित रहिए। 12 फरवरी को लेकर एकदम उत्साहित रहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत लोग बोलेगा कि सर तनाव बहुत हो रहा है। तो भाई तनाव आप ही को नहीं हो रहा है, हर एक अभ्यर्थी को तनाव से है। हम लोग का मेल और मैसेज देखेंगे तो पटा हुआ है मैसेज से कि सर बहुत स्ट्रेस में है, दिमाग कुछ ले नहीं रहा है, दिमाग का फाटक बंद हो गया है, दिमाग कुछ भी नहीं ले रहा है। तो इट इज नॉट अ न्यू, मतलब एक आपको कुछ नया प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इट इज अ वेरी कॉमन
इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज अ वेरी कॉमन नॉर्मल दिस डेज कि अगर एग्जाम रहेगा तो स्ट्रेस होगा, वो सब अभ्यर्थी को हो रहा है। पर इसी समय जो व्यक्ति अपने टेम्परामेंट पर, अपने विवेक पर, अपने स्ट्रेस पर कब्जा पा लेगा वो विजयी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 5 दिन 6 दिन आप स्ट्रेस में गंवा देंगे, तो अगर 5 दिन 6 दिन आप स्ट्रेस में गंवा दिए तो पढ़ाई का एफिशिएंसी 50% गिर जाएगा और अभी जो पीक आवर है, रिवीजन का आवर है, ये चौपट हो जाएगा। तो आपको दिमाग पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी देखो, जो व्यक्ति तनाव की भट्टी में तपेगा, इस चीज को हमेशा ख्याल रखना कि जो भी व्यक्ति तनाव की भट्टी में तपेगा, दुनिया के जद्दोजहद में मात्र वही सिक्का चलेगा, वही सिक्का चमकेगा और कुछ उपाय नहीं है आपके पास। तो इस तनाव की भट्टी में अपने आप को तपने दीजिए। ये सबके साथ हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कुछ नया चीज नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पेपर टफ कैसे बन सकता है। आखिर में अगर पेपर टफ बन सकता है तो हम लोग थोड़ा सा तैयार रहें कि पेपर टफ कैसे बन सकता है, तो फिर चीजें मेरे लिए आसान रहेंगी, आपके लिए भी आसान रहेगा। अब देखो कि पेपर टफ कहां से बना सकता है। कोई पेपर टफ मात्र 2-3 सेगमेंट से बन सकता है। पहला सेगमेंट पेपर टफ वो कर सकता है कि अगर आप पिछली बार देखेंगे तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं पूछा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पर यूट्यूब पर वीडियो बहुत कम अवेलेबल है ही नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन दे दिया तो बहुत लोग को तो इसी में परेशान हो जाएगा कि एपलेशियन माउंटेन किधर है, पेनाइन्स माउंटेन किधर है और किसको कहते हैं। बहुत तरह का उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि आल्प कौन कौन देश से होकर गुजरता है, इसी में फंस जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया तो बाय डिफॉल्ट पेपर आपका टफ हो गया। अब ध्यान देखो, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ दिया, बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री से, तो बहुत आदमी तो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है, कब अजातशत्रु आता है, कब काला अशोक आता है, कब शिशुनाग आता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ाते हैं, हम ही कंफ्यूज कितनी बार कर जाते हैं। तो कोई तिस्मार खां वाला बात नहीं है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से पूछ दिया, बहुत गौरवशाली इतिहास है, पेपर टफ हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट पेपर टफ हो जाएगा। तीसरा अगर आप सेगमेंट देखेंगे कि पेपर टफ हो जाएगा कि अगर उसने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से पूछ दिया तो पेपर बाय डिफॉल्ट टफ हो जाना है। यही 3 एरिया है, चौथा कोई एरिया नहीं जहां से पेपर को टफ किया जा सकता है। बाकी सबका किताब अवेलेबल है, बाकी सबका कंटेंट अवेलेबल है, बाकी सारा क्वेश्चन रिपीटेशन होगा। तो यही 3 एरिया है जहां से क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो मेरा 2-3 सलाह है आपका। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सिंपल सा एक लॉजिक है। हम अभी चैलेंज मार के तुमको एकदम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। सारा कॉन्टिनेंट वाइज हम बता चुके हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फ्री में पूरा वीडियो डाला हुआ है। जाकर प्लेलिस्ट में जाना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, सारा कंटेंट डाले हैं, एक एक चीज डाले हैं। हम यहीं बैठे हुए हैं। अगर क्वेश्चन बाहर आएगा तो मेरा कॉलर पकड़ लेना, तुम नहीं आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। और जो पेड कोर्स वाले हैं, आपको देखिए, जो पे हमको थोड़ा सा अपने पेड कोर्स वाले जो हैं उनको 300 रुपया में भाई हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स दिए हैं। फिर भी हमारा 300 लिए हो या 3000 लिए हैं, हमने स्वेच्छा से लिया है ना। तो जो हमारा खर्च है तो हम उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हारे लिए भाई 2 कोर्स और डाला हुआ है, एशिया का डाला हुआ है और यूरोप का तुम्हारा पोर्टल पे डाला हुआ है। ये तुम कर लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस कोर्स से ही कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें हम घुट्टी पिला दिए हैं। आपके लिए फ्री में सारा ये सब चीज़ अवेलेबल है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारा कॉन्टिनेंट अवेलेबल है। और थोड़ा बहुत वक्त मिलेगा तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर एशिया और यूरोप कर लेना, काम बन जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर कमांड हो जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार करने का मात्र एक साधन है, यूट्यूब पर जाना, फ्री में सारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का हमने कोर्स डाल दिया है। बिंबिसार, बिंदुसार, ये वो जो भी पेड कोर्स में है पूरा यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। आप इसको जाकर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम गारंटी कर, एकदम साथ लेकर देते हैं, गारंटी लिख कर देते हैं। पेपर टफ नहीं बन सकता है, पर पेपर टफ इसलिए बन सकता है क्योंकि ये रिवीजन खोजता है। बहुत बार कब हरण्यक डायनेस्टी आ जाएगा, कब शिशुनाग डायनेस्टी आ जाएगा, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। गिरकुट हिल्स कहाँ है, कहाँ मोगालीपुत्तीस आ जाएगा, कब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कब कनिष्क आ जाएगा, कब इंडो ग्रीक आ रहा है, कि शाक आ रहा है, कि पार्थियंस आ रहा है, इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का वीडियो अवेलेबल है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस पर कमांड हम कर लिए, इस पर कमांड कर ली जो मैक्सिमम लोग छोड़ के जाएगा। अब देखो, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पर एक चीज को हमेशा ध्यान रखना मेरे बंधु, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कर्नाट डायनेस्टी वगैरह से पूछता है, मतलब मिथिला वाला बेल्ट से पूछता है। वीडियो यूट्यूब पर फ्री में डाला हुआ है, जाकर देख लेना। दूसरा वो क्वेश्चन पूछता है, शेर शाह सूरी से क्वेश्चन पूछता है, यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। शेर शाह सूरी से जटिल क्वेश्चन बन सकता है। जो इजी पूछ रहा है वो
शेरशाह सूरी में बहुत डिटेल में बहुत सारा बैटल शेरशाह सूरी लड़ा है, तो शेरशाह सूरी पर 2 हमने वीडियो डाला है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, उसको जरूर कर लेना। और तीसरा, बख्तियार खिलजी से खूब क्वेश्चन बन सकता है और बख्तियार खिलजी से दबा के क्वेश्चन बन सकता है, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पेड वाले हैं, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 300 का कोर्स चला है, बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, तो एकदम मत खरीदिए, आपको जो मन है करिए। आप बख्तियार खिलजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कम से कम उसको कर लीजिए, या अपने मन से कोई किताब आप पढ़े होंगे, जो भी सोर्स पढ़े होंगे, एक बार बख्तियार खिलजी को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर क्राउन से पढ़े हो, एनसीईआरटी से पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, लूसेंट फुसेंट कहीं से पढ़े हो, पर बख्तियार खिलजी को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो वीडियो वाले हैं, आपको बख्तियार खिलजी को कम से कम 4 बार वीडियो को देख के जाना है। अगर नोट्स बनाए हैं तो तैयार कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन कठिन बन सकता है। और आपको तो अकबर वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं, वो सब कर लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, मानते हैं कि हम पेपर में बैठे, पेपर जटिल आ गया, हम क्या करेंगे? सिंपल सा बात बोल रहे हैं। पहले तो हमको यह पता चले कि पेपर टफ है कि नहीं, है ना। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें पहले पता तो चले कि पेपर टफ है कि नहीं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी पेपर को आप खोलेंगे, तो पेपर को पहले आगे से कभी मत खोलना और पेपर को पीछे से कभी मत खोलना। ये देखो, हम अपना बता रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। अगर आपका कोई ऑलरेडी स्ट्रेटजी है तो प्लीज कीप फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी, मेरे स्ट्रेटजी को बिल्कुल मत फॉलो करिएगा। पर अगर आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तब एक बार इसको कोई भी आप अपने मन माफिक टेस्ट पेपर उठाइएगा, एक्स का, वाई का, जेड का, और एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। ये मेरा है, बाकी आप देख सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करिएगा। हम क्या करते, अगर हम पेपर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हमको पता तो चले कि पेपर टफ है कि आसान है। अगर पेपर टफ है तो हम ये करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर हमको पहले तो पता होना चाहिए कि पेपर टफ है कि नहीं। अगर मानते हैं कि बिना नेगेटिव मार्किंग रहता है तो हम 90 क्वेश्चन 150 का 150 अटेम्प्ट करते हैं, पर अगर एक नॉर्मल पेपर होता है तो हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर हमको लगा कि पेपर टफ है तो हम कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन हम कम अटेम्प्ट करेंगे, पर हमें पता तो चले कि पेपर टफ है कि नहीं। उसके लिए सिंपल उपाय मेरे बंधु ये है कि पेपर को हमेशा ये चीज़ देखो कि आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका 2-3 एरिया होगा कि जहाँ पे स्ट्रांग होगा आपका, ऐसे तो आप बैठ नहीं रहे होगे। जैसे मेरा अगर पॉलिटी स्ट्रांग है तो हमको ये पता है कि अगर पॉलिटी का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनता है। अगर हमको पता है कि अगर इकोनॉमिक्स हमसे नहीं हिल रहा है तो किसी से नहीं हिल रहा है। अगर हमको ये पता है कि ज्योग्राफी वाला सेगमेंट अगर हमसे नहीं हिल रहा है तो किसी से नहीं हिल रहा है। हमको पता है कि हमको करंट अफेयर्स कम आता है तो करंट अफेयर्स का पेपर खोलेंगे ही नहीं। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो पहला काम करना कि बीपीएससी में तो और आसान काम है भाई, वो सेंसस से पूछता है 2-3 क्वेश्चन। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से उसको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, सीधे उठा के चिपकाता है। बिहार के बजट से उसको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट से उसको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यहीं से आपको 10 से 12 क्वेश्चन हो जाता है। एकदम यही तो होता है। अगर हम पेपर को उठाए, हम रट के गए हैं डेटा को, अगर हम पेपर को उठाएं, हम बीच से नहीं उठाएंगे, हम पहले पेपर को खोलना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो एरिया है सेंसस रट के गए हमसे क्वेश्चन बना कि नहीं, इकोनॉमिक सर्वे हम रट के गए हैं क्वेश्चन बना कि नहीं, बिहार बजट रट के गए हैं क्वेश्चन बना कि नहीं, फॉरेस्ट रिपोर्ट रट के गए हैं क्वेश्चन बना कि नहीं। अगर इस 10-12 क्वेश्चन में बंधु अगर तुम रट के गए हो, 10 से 12 क्वेश्चन मार दिए, तो उसी समय एक इतना बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा कि पेपर कैसा भी हो तुम्हारा सिलेक्शन उसी समय होना है। अगर मानते हैं कोई साइंस स्ट्रीम का लड़का है, IIT का पढ़ा हुआ लड़का है, तो भाई तुम पहला साइंस खोलो। तुम साइंस में अगर 30 क्वेश्चन में अगर तुम 25 मार दिए तो खत्म हो गया, खेला ही खत्म हो गया। 2 मिनट के अंदर खेला आपने खत्म कर दिया। अगर मानते हैं कि तुम करंट अफेयर्स के चैंपियन हो तो पहले करंट अफेयर वाला सेगमेंट खोलो, वो तो लगातार पूछता है। अगर पॉलिटी वाला सेगमेंट है तो लगातार 7-8 क्वेश्चन वो पॉलिटी का पूछता है, 7-8 वो वाला क्वेश्चन खोलो। जैसे ही आपने साथ देखो, पहला सिलेक्शन पीटी में पहला 30 मिनट में सिलेक्शन हो जाता है। इस चीज को याद रखना। कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे यूपीएससी वगैरह का, तो पहला ही 30 मिनट गोल्डन आवर होता है सिलेक्शन का, उसी में सिलेक्शन हो जाता है। इस 30 मिनट में आपने किसका चयन किया, यही जीवन को डिसाइड कर देगा। वही आगे जो 2 घंटा का पेपर है वो यही 30 मिनट में डिसाइड हो जाएगा कि किसको आपने चयन किया। अगर हमारा पॉलिटी कमजोर है और हम पॉलिटी में ही फंस गए और हम पॉलिटी का पहला ही 7-8 क्वेश्चन देख के नर्वस कर गए तो खेला ही खत्म हो गया। हम ऐसा चीज को क्यों देखें जिससे हम नर्वस कर सकते हैं? जो हम पढ़ के गए हैं, जो हम ताजा हैं, जिस पे हम कॉन्फिडेंट हैं, पहले हम वही एरिया को पहला 5 मिनट में सर्च करेंगे कि वो एरिया कहाँ है। अगर हम ऐसे करते हैं, हम ये सर्च करेंगे कि भाई हमको यही 4 सब्जेक्ट अच्छा से आता है, हम
पेपर में खोज लेंगे। अगर हमको मैथ आता है तो हम पहले मैथ वाला सेगमेंट खोजेंगे। पॉलिटी आता है तो इकट्ठा पॉलिटी का पूछता है, वहां जाएंगे। अगर हमको पता है कि ज्योग्राफी आता है तो लगातार 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछता है, वहां जाएंगे। तो यही करना, यही 30 मिनट जो है आपका गोल्डन पीरियड होता है। इसमें 30 मिनट में कोशिश करना कि वही क्वेश्चन का आप चुनाव करो जिसको हिट करने का आपका स्ट्राइक रेट 95% से ऊपर है। मतलब अगर आप उसको टिक कर रहे हैं तो वो सही हो जाए। एक बार इसको अप्लाई करके देखना, पर डायरेक्ट एग्जाम में मत अप्लाई करना। कहीं भी आप एक्स एग्जाम जिस पर भरोसा है, वाई पर भरोसा है, 5 तारीख को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, अगर उस पर भरोसा है तो एक बार इसको अप्लाई जरूर कर लेना। जो भी टेस्ट नहीं दिए हो, जो मन है उसका टेस्ट देना बंधु, पर एक टेस्ट पेपर फुल लेंथ जरूर देकर जाइएगा, एकदम जरूर देकर जाइएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, डायरेक्ट मत चल जाइएगा कि सीधा हम वहीं देख लेंगे। जो सीधा वहीं देखेंगे वो जानते हैं मैक्सिमम कौन जाएगा? जो यूपीएससी में 2-3 बार फेल किया है पीटी में, और लंबा लंबा उससे बात करेगा तो सीधा बोलेगा कि हम इंटरव्यू दिए हैं, पर उसको पता नहीं कि अब नाम वाम निकलता पकड़ा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर यूपीएससी वाला है तो वो नहीं मानेगा, तो उसको तो छोड़ दीजिए। वहां 2-3 बार वहां फेल किया है, अभी यहां पर फेल करेगा, फिर बोलेगा कि भाई हमारा यही नहीं है, यहां पे बढ़िया सीट ही नहीं है, तो उसका छोड़ दीजिए। जो नए हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट वाले हैं, आपसे मेरा मात्र निवेदन ये है कि आप कोई भी टेस्ट पेपर को जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। एक बार जो भी मन है करके जाइएगा, और एक बार इस स्ट्रैटेजी को भी अपना करके देखिए। अगर आपका कोई ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है तो बिल्कुल निसंदेह भाव से उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करिएगा, लास्ट मोमेंट पर मत बदलिएगा। फिर चित्कार मार के बोल रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तब इस स्ट्रैटेजी को एक बार फॉलो करके देखिए, बाकी स्ट्रैटेजी है तो उसको एकदम कंटिन्यू करिए, एकदम करबद्ध विनती है। दूसरा तीसरा बात कि हम फिर से रिपीट करते हैं कि एक तो कंफ्यूजन है आप लोगों को कि सर बजट कौन सा करेंगे। बजट भाई नया वाला मत करना, पुराना वाला ही बजट करना, क्योंकि 4.5 लाख पेपर छापना होता है, क्वेश्चन छापना होता है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका होगा। अभी वाला बजट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पुराना बजट पढ़ के जाइएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमेशा बिहार वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट को फोकस करना। नेशनल अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिहार वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट करना, सारा वीडियो डाला हुआ है, उसको कर लो। तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक बार सेंसस को, इकोनॉमिक सर्वे को, बजट को और फॉरेस्ट रिपोर्ट को कम से कम एग्जाम के पहले, डी डे के पहले 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करके जाना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले ताज़ा ताज़ा करके जाना, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। तो मेरा यही कुछ चीज़ सलाह है आपके लिए, बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। मेरा सलाह है, इसको मानेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानेंगे तो बिल्कुल आपकी मर्जी है। यू हैव ऑल द राइट टू से नो टू माई सजेशन। ठीक है, साइनिंग ऑफ।